भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हम संविधान के भाग जो 9 था और 9A था और 9B था, जिसमें हम पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों की चर्चा थी, उसकी चर्चा कर लिए थे। आज हम भाग 10 की चर्चा करेंगे। अगर भाग 10 की बात करें तो आर्टिकल 244 आर्टिकल 244 में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है। और इसे याद करने का जो ट्रिक है, तो याद करने का ट्रिक है T फॉर होता है 10 और T फॉर ही होता है ट्राइबल। तो ट्राइबल एरिया की बात जिसमें की गई है तो आर्टिकल 244 में और भाग 10 में की गई है, तो T फॉर 10 और T फॉर ट्राइबल। तो ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया की बात जिसमें की गई है वह कौन सा भाग है, तो वह भाग 10 है। तो इसमें ऐसे अनुसूचित क्षेत्र जो हैं जिनमें जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनको नामित किया गया है, जिनके प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और इसमें अनुसूची 5 हो गया और अनुसूची जो 6 हो गया उसकी चर्चा की गई है। अनुसूची 5 में देखेंगे तो राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं इनको छोड़ के और कुछ विशेष अनुसूचित क्षेत्र जो हैं के विशेष प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा इसमें की गई है, तो अनुसूची 6 में की गई है, तो जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा की गई है। और अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ असम वाले क्षेत्र में बोडोलैंड हो गया और कार्बी एंगलोंग रीजन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ जो मेघालय का है गारो, खासी, जयंतिया रीजन हो गया, त्रिपुरा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे या तो चकमा और मारा और लाई जो हो गया या मिजोरम का हो गया। तो ऐसे 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जिनके विशेष जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की चर्चा की गई है। तो इनको याद करने का जो ट्रिक है, तो एटीएम में मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो एटीएम में मनी नहीं है, तो ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, यम से हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम और मे से हो जाएगा मेघालय। तो 4 प्रकार के राज्य हैं, मतलब यहाँ पे 4 राज्य हैं जो अनुसूचित 6 में जिनकी चर्चा की गई है। तो उसके बाद हम बात करते हैं तो भाग 11 है और भाग 12 है। तो संघ और राज्य संबंध की चर्चा की गई है इसमें। तो भाग 11 में देखिए आर्टिकल 245 से 263 के बीच में किया गया है और विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में राज्यों और संघों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उनकी बात की गई है। और भाग 12 में जो है वित्तीय संबंध अर्थात फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो है उसकी चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा हम देखेंगे तो आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक किया गया है। अब लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप जिसकी चर्चा किसमें की गई है, जो विधायी संबंध है उनकी चर्चा आर्टिकल 245 से 255 के बीच में की गई है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हैं, जो प्रशासनिक रिलेशन जो संबंध है, उनकी चर्चा आर्टिकल 256 से लेकर 263 के बीच में की गई है। तो आज हम पहले भाग 11 की चर्चा कर लेंगे और अगले वीडियो में हम भाग 12 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 की चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में है। और इसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है, जो प्रशासनिक और विधायी संबंध है, उनकी बात की गई है। और विधायी संबंध की बात करते हैं तो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, अर्थात 245 से लेकर 255 के बीच में है, जिसमें कानून बनाने के लिए बताया गया है कि क्या राज्य किस किन विषयों पे कानून बनाएगा और ये जो सेंटर है वो किन किन विषयों पे कानून बनाएगा और किन विषयों पे कानून केवल बनाने का अधिकार सेंटर को है। तो ऐसे विषय बताए गए हैं। उसके बाद प्रशासन संबंधी जो संबंध हैं उनकी चर्चा आर्टिकल 256 से लेकर 263 के बीच में की गई है। और यह बताया गया है कि किन किन जैसे जो राज्य होता है या केंद्र के ऊपर प्रशासन नहीं कर सकता, लेकिन केंद्र जो होता है वह किसी भी स्टेट के ऊपर प्रशासन कर सकता है। और केंद्र की क्या क्या जिम्मेदारी है, राज्य की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब इसमें चर्चाएँ की गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो विधायी या कानूनी संबंध है, जिनकी चर्चा आर्टिकल 245 से 255 के बीच में किया गया है। तो आर्टिकल 245 में क्या बताया गया है, तो कानून बनाने के अधिकार की चर्चा की गई है। तो यह बताया गया है कि संसद जो होता है, भारतीय संसद या सेंटर जो होता है, वह विदेश और पूरे देश के लिए कानून बना सकता है, जबकि जो विधानमंडल होता है, जो संबंधित विधानमंडल होता है, वह राज्य के लिए कानून बना सकता है जिस राज्य का होता है। उसके बाद आर्टिकल 246 है, जिसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए कि अब यह तो बोल दिया गया कि कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संघ को होगा और राज्य को होगा, लेकिन विषय नहीं तय किया गया था पहले। तो विषय तय किया गया किसमें, तो 246 में तय किया गया और विवाद से बचने के लिए लिस्ट बनाई गई अर्थात सूची बनाई गई और यह बताया गया कि किस मामले पर कौन कानून बनाएगा।
और इसकी चर्चा बात करें तो अनुसूची 7 में भी है, जो हमारा शेड्यूल 7 है, जो कुल मिला के 12 शेड्यूल हैं, उनमें से 7वें शेड्यूल में जो है यह चर्चा की गई है कि किन किन विषयों पे जो है राज्य कानून बनाएगा, किन किन विषयों पे स्टेट कानून बनाएगा और किन विषयों पे केवल जो है संघ कानून बनाएगा और राज्य कानून दोनों मिलकर बनाएंगे। तो इस प्रकार से 3 सूचियों को बांटा गया था, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। आइए हम इन सूचियों को समझते हैं। और अगर सूची को देखेंगे तो कौन कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हो गया संघ सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची और उसके बाद कौन सा है तो समवर्ती सूची है। देखिए संघ सूची को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो इसमें कितने विषय हैं तो 100 हैं, लेकिन संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो कितने विषय थे तो 97 विषय थे। धीरे धीरे संशोधनों के माध्यम से अभी और विषय बढ़े हुए हैं। अभी कुछ की जगह पे 101 भी देता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे 100 देता है। बाद में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम बताएंगे आपको। तो 97 विषय संविधान के प्रारंभ में थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। किन में तो संघ सूची के विषय में। और इन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है तो केवल संघ को कानून बनाने का अधिकार होता है, केंद्र के पास। उसके बाद राज्य सूची है, इसे हम सूची फर्स्ट कहते हैं, इसे सूची सेकंड कहते हैं, इसे सूची थर्ड कहते हैं समवर्ती सूची को। तो राज्य सूची जिसे हम स्टेट लिस्ट भी कहते हैं, इसमें 61 विषय हैं, जबकि संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो इसमें कितने विषय थे तो 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो 61 विषय बचे हुए हैं। और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है किसके पास है तो राज्य के पास है। अब देखिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं जिनके चर्चा जो है आगे आर्टिकल में हम करेंगे कि कब जो है राज्य चाहे तो केंद्र बना सकता है, या फिर अगर राज्य में इमरजेंसी है तो केंद्र बना सकता है। तो ऐसे जो मामले हैं इनको हम आगे के आर्टिकल में चर्चा करेंगे। और समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें देखेंगे तो 52 विषय हैं, लेकिन जब मूल संविधान जो हमारा था उसमें कितने विषय थे तो मात्र 47 विषय थे। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनके पास है तो केंद्र के पास और राज्य के पास, दोनों के पास है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक ही विषय पे केंद्र भी कानून बना देता है और राज्य भी कानून बना देता है, तो जो केंद्र का कानून होगा वो पहले मान्य होगा। और उसके बाद फिर अगर देखिए 5 विषय इसमें से स्थानांतरित किए गए थे। जो राज्य सूची के विषय थे 5 विषय, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है यह राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अभी कौन कौन से मामले थे आइए हम आगे देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। उनमें वह कौन कौन से विषय हैं तो पहला विषय था शिक्षा का, दूसरा था वन का, और उसके बाद फिर नाप तौल वेट और मीजर का था। उसके बाद फिर वन्य जीव एवं पंछियों के संरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद न्याय का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात भी की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सबको छोड़ के। तो यह बताया गया था कि यह किनके विषय होंगे तो यह जो होंगे यह समवर्ती सूची के होंगे। पहले किस में थे तो यह राज्य सूची में थे, तो राज्य सूची से उठाकर किस में कर दिया गया तो समवर्ती सूची में 5 विषयों कर दिया गया। और इन विषयों को लगातार पूछा भी जाता है। उसके बाद देखिए कि जब एक ही विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है उसको मान्यता मिलेगी, अधिक मान्यता मिलेगी, अर्थात उसी को मान्यता मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से विषय हैं। तो देखिए जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 3 लिस्ट हम बताएं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके बाद फिर कॉन्करेंट लिस्ट। इसे हम लिस्ट 1 कहते हैं, इसे लिस्ट 2 कहते हैं, इसे लिस्ट 3 कहते हैं। अब इसमें देखिए जब हम पहले में देखेंगे तो जो केंद्र की सूची के विषय जो हैं उसमें रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, इन सब को रखा गया है। राज्य सूची के विषय देखेंगे तो सार्वजनिक व्यवस्था जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, पब्लिक हेल्थ जिसे कहते हैं, अस्पताल और दवाखाने हो गए, सफाई, साफ सफाई, उसके बाद खेती किसानी। और अगर हम समवर्ती सूची की बात करेंगे तो न्याय, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन और वन्य जीव, नाप तौल हो गया। उसके बाद फिर हमारा जो जस्टिस वाला मैटर है वो सब जो है किस में आते हैं तो समवर्ती सूची में आते हैं। अगर हम एक बात करें एक और जो सूची होती है उससे होती है रेसिडुअरी सूची जो होती है कि जो अतिरिक्त जो पावर है वो किसके पास होंगे तो हमेशा किसके पास होंगे तो केंद्र के पास होंगे। तो ऐसे मामले जिनका जो कोई भी किसी प्रकार से तीनों सूचियों में उल्लेख ना हो तो इन पे कानून बनाने का किसको अधिकार है तो केंद्र को है। जैसे साइबर लॉ है तो साइबर लॉ बनाने का किसको अधिकार है तो केंद्र के पास है। तो यूनियन लिस्ट में आप देखेंगे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस हो गया, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, उसके बाद फिर एयरवेज, पोर्ट और फॉरेन ट्रेड, करेंसी और कॉइनेज जो हो गए, जो कॉइन होते हैं उनके बारे में। तो ये सब जो हैं इनमें देखा जाता है। और अगर हम यूनियन लेजिस्लेशन देखेंगे तो
इन मैटर पे जो है नियम बना सकता है या कानून बना सकता है। उसका एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट जो जेल होता है इसके बारे में, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ हो गया, लैंड हो गया, लिकर हो गया, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, और जो लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री है उसके ऊपर, और स्टेट जो पब्लिक सर्विस होता है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो स्टेट को होता है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में देखेंगे तो एजुकेशन, उसका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, और अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के अदर कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वह किसका विषय होगा, तो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय होगा या फिर समवर्ती सूची का विषय होगा। उसका फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि किस में हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट के विषय हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तो आर्टिकल 247 है। इसमें अतिरिक्त न्यायालय की बात की गई है कि मान लीजिए अगर किसी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों के विवाद हो गए तो उस दिशा में क्या होगा, तो उस दशा में जो होगा संसद जो है यह बताता है कि एक अतिरिक्त न्यायालय होगा और इन सबको देखेगा, इन विवादों को देखेगा। उसका आर्टिकल 248 है जिसमें हम बताए थे आपको रेसिडुअरी जो लिस्ट है जिसे हम अवशिष्ट सूची कहते हैं उनकी बात की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है आपको बता दें, तो इसमें जितनी भी नई बातें आती हैं जिनकी चर्चा संविधान की किसी सूची में नहीं होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सूचियों में नहीं होती है, अर्थात जो हमारा यूनियन लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट, उसका फिर स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है, तीनों में अगर इनकी चर्चा नहीं है तो इस पर कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, अर्थात केंद्र बनाएगा। जैसे साइबर क्राइम हो गया, इसरो के ऊपर कोई कानून बनना हो गया, तो ये सब कौन बनाता है, तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है और इस पर कानून केंद्र बनाता है। उसका देखिए विदाउट इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है उस दशा में अगर राष्ट्र हित में कोई कानून जरूरी है तो आर्टिकल 249 के तहत होता क्या है कि यदि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन हाँ, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ इसे पारित कर दे तो लोकसभा पारित हो जाएगा। अगर ये ऐसा कानून जो है क्या होता है, तो 1 वर्ष तक इसकी बाध्यता जो वैलिडिटी है वह रहेगी, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो टाइम ऑफ इमरजेंसी, मतलब जब इमरजेंसी का समय हो तब क्या हो, तो आपातकालीन स्थिति के लिए आर्टिकल 250 में यह चर्चा की गई है कि अगर आपातकालीन स्थिति है तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। उसके बाद आर्टिकल 251 है जिसमें यह बात किया गया है कि जब संसद अनुच्छेद 249 या 250 के तहत कोई कानून बनाता है तो राज्य का कानून नहीं होगा, अर्थात उस कानून के उल्टा राज्य कानून नहीं बना पाएगा। मतलब अगर 250 के तहत और 249 के तहत अगर संसद कोई भी कानून बनाता है तो राज्य उस पर कानून नहीं बना सकता, अर्थात जो कानून लागू होगा किसका होगा, तो सेंटर का लागू होगा। उसका आर्टिकल 252 है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ आकर कहते हैं तो संसद कानून बना सकता है। मान लीजिए 2 स्टेट हैं, यूपी और बिहार, तो यूपी बिहार दोनों आके केंद्र के पास कहें कि इस विषय पे आप कानून बनाइए, तो इस विषय पे कोई भी एक सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने के लिए अगर दोनों राज्य मिलकर आके कहते हैं तो संसद इस पर कानून बना सकता है। उसके बाद अगर देखते हैं आर्टिकल 253 है, तो अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौतों की बात की गई है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री लगना हुआ, इन सब मामलों में। उसके बाद फिर आर्टिकल 254 है जिसमें यह बात किया गया है किसी भी राज्य का विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बना सकता जो केंद्र सरकार के सुसंगत ना हो, तो अर्थात जो भी कानून बनेगा वो केंद्र जो कानून बनाएगा उसके सुसंगत होना चाहिए। उसका आर्टिकल 255 में यह बताया गया है कि यदि राज्य सरकार कोई कानून लाने से पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देकर लाती है तो उसे संसद रद्द नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि अगर देख लीजिए कि अगर कोई कानून, मान लीजिए कोई अगर कानून आ रहा है और उस कानून के लिए अगर राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, प्रेसिडेंट को सूचना दे दिया है, तो जो हमारा ये संसद है जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो होता है उसको रद्द नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए प्रशासनिक संबंध है, तो प्रशासनिक संबंध की चर्चा करें तो आर्टिकल 256 से लेके 263 तक है। अगर 256 की बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, तो राज्यों और संघ के दायित्व की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों में लागू मौजूदा कानूनों का पालन सुनिश्चित करना किसकी होगी, तो राज्य की जिम्मेदारी होगी। अर्थात देखिए अगर कोई कानून राज्य बना रहा है, संघ बना रहा है या राज्य बना रहा है तो इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो राज्यों की होगी। लेकिन इस आर्टिकल का प्रयोग जो देखेंगे, आर्टिकल 256 का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद बहुत कम किया गया है, इसलिए इसे भूला हुआ अनुच्छेद भी कहते हैं। उसके बाद 257 की बात करते हैं तो कुछ मामलों में यह कहा गया है कि कुछ मामलों में राज्यों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा
और इसी में यह बताया गया है कि अगर जैसे कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वो केंद्र के जैसे विभिन्न स्थान जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, इनकी सुरक्षा करे। तो राज्य की कार्यपालिका को इस तरह का काम करना चाहिए कि संघ कार्यपालिका शक्ति पर कोई असर ना पड़े। तो ऐसे मैटर जो है आर्टिकल 257 में डील किए गए हैं। उसके बाद 262 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अंतर्राज्यीय जो नदियों या नदी घाटियों के जल से जुड़े जो विवाद होते हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें नदी विवाद प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल की चर्चा भी की गई है और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 की चर्चा भी की गई है और उसका अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 की चर्चा की गई है। जैसे कावेरी नदी विवाद हो गया कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो ऐसे ऐसे कुछ मामले हैं जिनको आर्टिकल 262 में डील किया गया है कि अंतर्राज्यीय जो नदियों के जल से संबंधी विवाद होंगे उनको किस प्रकार से देखा जाए। उनके लिए 2 अधिनियम भी बनाए गए हैं और ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। अब देखिए सरकारिया आयोग था। सरकारिया आयोग जो था उसकी प्रमुख सिफारिशों में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम था 1956 को 2002 में संशोधित भी किया गया था जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम था। और इन संशोधनों के बाद जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जो ट्रिब्यूनल थे उनकी स्थापना की गई थी। और यह कहा गया था कि 1 वर्ष के समय सीमा और निर्णय देने के लिए 3 वर्ष, मतलब कि ट्रिब्यूनल का गठन कब कितने दिन में किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर किया जाए और यह ट्रिब्यूनल अपना निर्णय कब देगा तो 3 ईयर के अंदर अपना निर्णय देगा। तो इस प्रकार की बात सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया 2002 में। उसके बाद अगर देखते हैं हम तो प्रमुख जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो रावी और ब्यास नदी पे जो जल विवाद है किन किन राज्यों के बीच में, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 राज्य हैं। नर्मदा नदी को देखेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। और उसके बाद फिर गोदावरी नदी को देखेंगे तो गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं। उसके बाद अगर देखते हैं हम महादायी नदी पे तो महादायी नदी पे गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद है। और कावेरी नदी पे देखते हैं तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी का विवाद है। जबकि कृष्णा नदी को देखेंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का विवाद है। जो वंशधारा नदी है उस पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का विवाद है। जबकि महानदी अगर आप देखेंगे तो महानदी पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का विवाद है। तो ये प्रमुख जो नदियां हैं आप देख सकते हैं भारत के मैप पे, यहाँ पे रावी और ब्यास नदी हो गई, उसके बाद फिर नर्मदा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा हो गई, यहाँ पे महादायी नदी हो गई, कावेरी नदी, वंशधारा, महानदी। तो ये सब जो प्रमुख नदियाँ हैं, यहाँ पे कृष्णा हो गई यहीं पे। तो ये सब प्रमुख नदियाँ हैं जिनमें क्या है विभिन्न राज्यों के बीच में विवाद है और कई ट्रिब्यूनल भी जारी किए गए हैं। तो प्रमुख नदियों में देखेंगे गोदावरी नदी तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा के बीच में। नर्मदा नदी भी देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच में। कावेरी नदी देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में। रावी और ब्यास पे देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। और कृष्णा नदी पे देखेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। वंशधारा को देखेंगे तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। और महादायी या फिर मांडवी नदी जो होता है, मांडवी नदी को ही महादायी नदी, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो गुजरात की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी किनारे भी स्थित है। यहाँ गोवा की जो राजधानी है वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है, पणजी। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये तीनों का विवाद किस पे है तो मांडवी या महादायी नदी के ऊपर। और महानदी का छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद थे जिनकी चर्चा हमने किया और आगे हम कभी इनका विस्तार में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं जो अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है, इंटरस्टेट काउंसिल होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है और यह बताया गया है कि अंतर्राज्यीय जो मुद्दों को संबोधित करने के लिए और राज्य और संघ के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इसमें अगर देखेंगे हम तो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उसका कुछ सदस्य होते हैं। तो कौन कौन सदस्य होते हैं तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जिनमें विधानसभा नहीं है उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री। तो आप देखेंगे तो सभी राज्य के सीएम हो गए। उसके बाद फिर जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी के सीएम हो गए और जो यूटी बिना विधानसभा के हैं उनके प्रशासक हो गए। और उसके बाद फिर प्रशासक या फिर उपराज्यपाल कह सकते हैं, लेकिन जिनमें यहाँ पे आप देखेंगे तो
जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब विधानसभा नहीं है, उसमें प्रशासक ही हैं, और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो यहाँ सीएम, यूटी और स्टेट दोनों को हो गए, और उसके बाद फिर प्रशासक हो गए, और उसके बाद फिर 6 कैबिनेट मंत्री हो गए। तो इस प्रकार से अंतर्राज्यीय परिषद हो गया हमारा। और इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा जो भाग 11 है इसको हम समाप्त कर लिए हैं। आगे के वीडियो में हम भाग 12 की चर्चा करेंगे, और भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा की चर्चा की गई है, और इसे हम आगे के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।